चुन लिया गया था, है ना। एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी ये दोनों वाइस प्रेसिडेंट थे इस कमेटी के। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वाइस प्रेसिडेंट थे एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। ठीक, उसके बाद अगली मीटिंग जो हुई वो हुई 13 दिसंबर 1946 को। ये मीटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब है कि हमारी जो संविधान सभा, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ असेंबल हुई है, उसके यहाँ मिलने का क्या कारण है, हम जो अपना संविधान बनाना चाहते हैं आखिर किस लाइन पे जाएगी, हमारा मकसद क्या है, फाइनल गोल क्या है, इन सारी चीजों को जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में पेश किया गया था, जिसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा गया। यानी ये वो फ्रेमवर्क था, वो मैप था जिसके अकॉर्डिंग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना था और हम अपने देश को कहाँ पहुंचाना चाहते थे, कौन सा रूप देना चाहते थे, कम्युनिस्ट होगा, सोशलिस्ट होगा, कैपिटलिस्ट होगा, डेमोक्रेसी होगी या नहीं होगी, सफरेज कितने लोगों को मिलेगी, एडल्ट सफरेज होगी या लिमिटेड होगी, फेडरल गवर्नमेंट होगी या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होगी, ये सारी चीज़ें जो है मोटा मोटी सारी चीज़ें इस बात में डिवाइड की गई थी। ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, इसी का समरी जो है वो हमें हमारे प्रीएम्बल में मिलती है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये हमारे प्रीएम्बल का मेन सोर्स है। फिर अगर बात करें चीफ ड्राफ्ट्समैन की, तो बी.एन. राव या सर बेनेगल नरसिंह राव, इनको चुना गया था कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर या लीगल एडवाइजर के तौर पे। तो बी.एन. राव जो थे ये इन्होंने सिविल सर्विसेज क्रैक की थी, बहुत समय तक सिविल सर्विसेज में थे। उसके बाद इन्हें कलकत्ता हाई कोर्ट का जज भी बना दिया गया था। फिर ये 1947 में इन्होंने बर्मा के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में भी योगदान दिया था और 1950 में जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली लागू हुआ तो उसके पीछे भी जो मेन हाथ माना जाता है वो बी.एन. राव का माना जाता है। बी.एन. राव ने उस समय कई देशों की यात्रा की, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से अच्छी अच्छी चीज़ें उठाई, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से, जजेस से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पता की, बहुत सारे सजेशन लिए और जो फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो प्रिपेयर हुआ था, वो सर बी.एन. राव ने ही प्रिपेयर किया था। इसके बाद ये सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे थे 2 साल तक। उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो हेग में है उसमें ये जज रहे थे। उसके बाद और पोस्ट ये संभाल सकते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश इनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो अगर पूछा जाए कि चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन थे, तो उनका नाम आएगा बी.एन. राव। जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका काम ये था कि इस ड्राफ्ट को लेके फिर उसमें लोगों के सजेशन ऐड करना, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उसको डिस्कस करना, उसमें जितने करेक्शन किए जा सकते हैं अपनी बात को सही से रखना, ये सारे काम जो थे वो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के थे। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी सबको पता है, बी.आर. अम्बेडकर, पढ़े लिखे इंसान थे, कानूनविद हुआ करते थे, पूना पैक्ट के बाद हम उनका नाम काफी जानते हैं, है ना। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर हुआ करते थे। सबसे पहले बी.आर. अम्बेडकर इसके चेयरमैन थे। एन. गोपाल स्वामी अय्यंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, एस. मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधव राव, इनको लाया गया था बी.एल. मित्तर की जगह। बी.एल. मित्तर की डेथ हो गई थी और टी.टी. कृष्णामाचारी, इनको भी रिप्लेस किया गया था, है ना। तो ये यहाँ कंफ्यूजन ना हो टी.टी. कृष्णामाचारी और वी.टी. कृष्णामाचारी में, है ना। वी.टी. कृष्णामाचारी जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट थे, टी.टी. कृष्णामाचारी जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर हुआ करते थे। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 11 सिटिंग्स हुई थी। टोटल टाइम था 2 साल 11 महीने और 18 दिन। बनाने में टोटल खर्चा आया था 64 लाख। तो जब पहला ड्राफ्ट बन के तैयार हुआ तो इसे पब्लिक के सामने पेश किया गया। पब्लिक ने इस पर डिस्कशन किया, अपनी अपनी राय भेजी। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसको रखा गया, उस पर डिस्कशन हुए, बहुत सारे अमेंडमेंट्स मूव किए गए, कुछ एक्सेप्ट हुए। जो अमेंडमेंट एक्सेप्ट हो गए वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा हो गए, जो एक्सेप्ट नहीं वो गायब हो गए कहीं पे। ठीक, उसके अलावा फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, जब इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट लागू हो गया, यानी अंग्रेज यहाँ से छोड़ के चले गए, तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका एक और काम था कि वो इंटरिम पार्लियामेंट का भी काम किया करती थी। यानी रूल बनाना तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करना तो ठीक है, उसके साथ साथ कंट्री को चलाने के लिए जो इंटरिम पार्लियामेंट की जरूरत होती है उसका काम भी हमारे
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही किया था। तो जब इसकी मीटिंग एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती थी, यानी रूल मेकिंग के लिए होती थी, तो इसके लीडर हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब ये एज अ पार्लियामेंट काम करती थी तो इसके हेड हुआ करते थे जीवी मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे, 1935 एक्ट के बाद जो बाइकैमरलिज्म आया था, तो सबसे पहले इंडियन थे जो उस समय, जैसा कि हम स्पीकर का पोस्ट देखते हैं, तो उसकी जगह जो डेप्यूटी स्पीकर होता है, डेप्यूटी स्पीकर के पोस्ट पे ये हुआ करते थे। यानी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अलावा जो पार्लियामेंट्री फंक्शन होते थे उनको चलाने की इनको काफ़ी वो थी, क्या कहते हैं, जानकारी थी। सबसे पहले जो हमारे स्पीकर बने थे यही बने थे, है ना। इसके अलावा और भी कुछ काम थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जैसे टू रेटिफाई द मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। तो हम जानते हैं कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो गया तो अब ब्रिटिश सॉवरेनिटी इसके ऊपर से हट चुकी थी, लेकिन कॉमनवेल्थ का ये हिस्सा हुआ करता था। तो कॉमनवेल्थ नेशन का जो सिटीजनशिप थी, या एक तरीके से वो सिंबॉलिक सिटीजनशिप थी, उसको रेटिफाई किया हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। उसके अलावा इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमारा नेशनल फ्लैग क्या होगा। नेशनल फ्लैग 1947 जुलाई 22 1947 में इसको सेलेक्ट किया गया था। उसके अलावा 24 जनवरी 1950 में हमारा नेशनल एंथम क्या होगा, हमारा नेशनल सॉन्ग क्या होगा, ये इन्होंने सेलेक्ट किया। और उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के सबसे पहले प्रेसिडेंट होंगे, ये बात भी उसी दिन तय हुई थी। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम किए जो हमें ऐसे इतिहास में नहीं पता चलते हैं, लेकिन उसके अलावा भी इसके बहुत सारे फंक्शन थे जो इसने किए थे। अब देखते हैं कि मेन फीचर्स क्या थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो इन्होंने एक्सेप्ट किया था। तो सबसे पहली बात जो आती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो क्या है, लार्जेस्ट एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन कई तरीके के हो सकते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक या उनको कैरेक्टराइजेशन का अलग अलग तरीका हो सकता है। तो सबसे पहला आता है रिटन है या नॉन रिटन है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पुरानी बात अगर हम लाते हैं तो वो आता है सबसे फेमस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन नहीं है, तो उसमें अपने हिसाब से जो परिवर्तन करना चाहे लोग कर लेते हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, वो रिटन है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं। जैसे अगर यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो 4 से 5 पेज में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। लेकिन अगर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जब बन के तैयार हुआ था तो इसमें 389 सेक्शन से 8 शेड्यूल्स हुआ करते थे। यानी दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया का ही कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? सबसे पहली बात कि स्टेट और सेंटर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ही बुक में लिखा हुआ है। ज़्यादातर हम देखते हैं जहाँ प्रोविंसेस के पास ऑटोनॉमी है, प्रोविंसेस अपना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करना चाहें तो 2 कॉन्स्टिट्यूशन से हम कंपेयर करते हैं, एक यूएसए के, एक यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। वहाँ प्रोविंसेस अपने अलग अलग रूल बनाते हैं, वहाँ प्रोविंसेस की अपनी अलग अलग सिटीजनशिप भी होती है ना। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सेंटर, स्टेट, यहाँ तक कि पंचायत से जुड़े प्रोविजन भी जो है वो उसी में दिए हैं। उसके अलावा डिटेल्ड प्रोविजन कौन सी चीज़ कैसी होनी है, जैसे प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होना है वो कैसे होगा, उसको हटाया कैसे जाएगा, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, गवर्नर्स की पावर क्या होंगी, यानी जो पूरा प्रोसीजर भी है गवर्नेंस का वो भी इस बुक में लिखा हुआ है। इसीलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके अलावा एक फीचर इसका ये भी है जिसकी निंदा भी की जाती है, दैट इट इज बोरोड फॉर मेनी सोर्सेज। तो जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब तक दुनिया में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो चुके थे। तो ये बात तो नामुमकिन जान पड़ती है कि आप एकदम नए सिरे से कुछ लाएंगे और सबसे अलग ले आएंगे, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ फीचर्स वो इंक्लूड करने ही पड़ेंगे जो ऑलरेडी प्रैक्टिस में चल रहे हैं। तो चीज़ें बोरो आपको करनी ही पड़ेंगी। तो जो सबसे बड़ा पार्ट कवर किया गया था वो था 1935 एक्ट से। उसके अलावा कुछ कुछ फीचर्स जो हम देखते हैं जो वहाँ से लिए गए थे, सबसे पहला रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट एंड कैबिनेट। जो इंडियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें कैबिनेट के पास मेन पावर्स होती हैं। यानी ये जितने फीचर्स है वो लिए गए हैं यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके अलावा रूल ऑफ लॉ को जो है
कानून का शासन जिसको कहते हैं, ये नियम भी यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया। अगली बात करें यूएसए से, तो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में हमें मिलते हैं, इनको भी बोरो किया गया है यूएसए से। फिर जुडिशियल रिव्यू, जो कि हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने का सबसे बड़ा मेथड है, जुडिशियल रिव्यू। ये मेथड भी हमने लिया है फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इम्पीचमेंट, चाहे वो प्रेसिडेंट का हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट का हो, या फिर रिमूवल ऑफ जजेस हो, ये सारे मेथड भी जो है वो कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए से। द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वो भी लिया गया है कहाँ से, यूएसए से। आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड से हमने लिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नोबल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट इन प्रिंसिपल्स को बाय हार्ट फॉलो करे तो किसी भी देश का डेवलपमेंट जो है वो अपने पीक पे पहुंच सकता है, वेल डेवलप वो कंट्री हो सकती है, क्योंकि ये नोबल फीचर्स है। गुड गवर्नेंस के लिए ये चीजें जरूरी होती हैं। इसको बोरो किया गया था आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, तो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से काफी चीजें हमारी मिलती जुलती हैं। जैसे कनाडा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी यूनिटरी बायस है, यानी प्रोविंसेस के पास पावर तो है, लेकिन मेन जो स्ट्रेंथ है वो यूनियन गवर्नमेंट के पास होती है। तो फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारा है वो हमने लिया है कनाडा से। उसके अलावा रेसिड्यूरी पावर्स जो है, जो बची खुची पावर्स हैं, जिनको किसी भी लिस्ट में नहीं डाला गया है, वो पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो जैसा कि हम देखते हैं 1935 एक्ट में ये पावर दी गई थी गवर्नर जनरल या वाइस रॉय को, है ना। लेकिन चूंकि अब उसकी जगह प्रेसिडेंट आ गए, तो प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ नॉमिनल हेड होते हैं, रियल हेड नहीं होते हैं। तो ये जो पावर है ये दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है कंकरेंट लिस्ट एंड जॉइंट सिटिंग। कंकरेंट लिस्ट वो है जिसपे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एक साथ रूल बना सकती है। जॉइंट सिटिंग का मुद्दा आता है जब किसी पे या किसी बिल पे जब लॉगर हेड हो जाता है, यानी दोनों जो सदन होते हैं उनके बीच में एक मत नहीं हो पाते हैं, वो तब जॉइंट सिटिंग का प्रावधान आता है। या हम देखते हैं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ था तो शुरू में वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता था या प्रेसिडेंट का जो चुनाव होने का जो बेसिक मेथड था उसमें ये था कि जॉइंट सिटिंग में वो लोग उनको सेलेक्ट कर लेते थे, है ना। जर्मनी से हमने लिया इमरजेंसी प्रोविजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने देखा भी है। ये फंडामेंटल राइट्स को दबा देते हैं, सही बात है, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में जैसे बाहर से अटैक हो गए या किसी ने कॉन्कर करने की कोशिश की, तो उस जमाने उसमें जो अप्लाई होते हैं वो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये फीचर्स लिए हैं। रशिया से हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज, जो है वो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं था। 42nd अमेंडमेंट से जब इंदिरा गांधी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, उस जमाने में इसको ऐड किया गया था कि अगर लोग अपने राइट्स एंजॉय कर रहे हैं तो इसके साथ उनकी कुछ ड्यूटीज भी बनती हैं जिनको उन्हें फॉलो करना चाहिए। फ्रांस से हमने लिया लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये शब्द हमारे प्रियम्बल में भी आते हैं। जो हमारा हमने पढ़ा इतिहास में, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे जो आइडियोलॉजी थी वो यही थी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी मतलब सबको आज़ादी हो, इक्वालिटी यानी सब लोग समान हो, कोई ऊंचा नीचा बड़ा ना हो, फ्रेटर्निटी मतलब बंधुत्व जिसको हम कहते हैं, यानी सब लोग अपने आप को एक नेशन का हिस्सा माने, अपने आप को एक यूनिट माने, है ना। ये नहीं कि फैक्शनलिज्म हो जाए, हम इस इलाके के, हम उस इलाके के, हम ये भाषा बोलते हैं, वो भाषा बोलते हैं, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया अमेंडमेंट प्रोसीजर। हमें पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें अमेंडमेंट के बहुत सारे रूल्स दिए गए हैं। तो कौन से मेथड से कौन सा रूल अमेंड करना है, कौन से आर्टिकल में कैसे अमेंडमेंट होगा, वो प्रोसीजर हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, यानी जो भी कानून हमारा है उसी के हिसाब से हमको ऐड करना है। दो चीजें आती हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। ये चीजें हम बाद में देखेंगे, लेकिन जापान से हमने ये चीज बोरो की। अब अगर बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के और हिस्सों की, तो हमने देखा कि कई सारी जगहों से हमने इसको बोरो किया है, इसीलिए काफी लार्ज साइज का है। उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, यानी बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं जिनको अमेंड करना बहुत मुश्किल है। कुछ जो है सिंपल बिल की तरह सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट है वो 3 तरीके से होता है। सबसे पहला सिंपल मेजॉरिटी से, यानी कोई बिल रखा गया सिंपल, जैसे सारे बिल नॉर्मल मेजॉरिटी से पास होते हैं, उस मेजॉरिटी से ये पास हो जाएगा।
कुछ रूल्स ऐसे हैं जिसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, यानी जितने मेंबर्स है प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स का 2/3 मेजॉरिटी हमको चाहिए होती है ना। जैसा कि अभी हमने देखा रिसेंटली कि वुमेन रिजर्वेशन बिल जो था और डिलिमिटेशन बिल जो उसके साथ जोड़ा गया था वो कॉन्स्टिट्यूशन से पास नहीं हो पाया, क्योंकि उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो गवर्नमेंट के पास 2/3 मेजॉरिटी जो है वो अवेलेबल नहीं थी, इसीलिए ये रूल पास नहीं हो पाया। उसके अलावा वो सारे फीचर जिसमें स्टेट भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट की पावर चेंज कर देना या इलेक्शन के मेथड चेंज करना, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें हमें पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी के साथ साथ स्टेट्स की भी मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। यानी अगर हाफ स्टेट्स ने उसको फॉलो किया, उसको पास कर दिया, तभी वो रूल अप्लाई हो सकता है, या उसके बाद नहीं हो सकता। फिर अगर हम देखते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको यूनिटरी बायस मिलता है, यानी हमारा जो गवर्नमेंट है वो वैसे तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ पे हमारे स्टेट्स को काफ़ी अधिकार प्राप्त हैं, वो अपने रूल्स खुद बना सकते हैं, कैसे फॉलो करना है उनके प्रोसीजर सारे अलग चलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें जो टेंडेंसी दिखती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, वो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी दिखती है, यानी यूनिटरी बायस है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर्स दी गई हैं अगर कंपेयर करें हम स्टेट गवर्नमेंट से। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि हमारे यहाँ जो स्टेट है वो डिस्ट्रक्टिबल है, यूनियन डिस्ट्रक्टिबल नहीं है। इसका उल्टा हमें दिखता है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ जो हमारे प्रोविंसेस हैं वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, जो हमारा फेडरेशन है वो डिस्ट्रक्टिबल है। उसके अलावा बात करें तो यूनिटरी बायस हो गया। फिर आता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जो इंडियन जुडिशरी है वो दुनिया के सबसे इंडिपेंडेंट जुडिशरी में से एक मानी जाती है, क्योंकि सबसे पहला इनको सेलेक्ट करने का जो अधिकार है वो खुद जुडिशरी के पास है। एग्जीक्यूटिव का या पार्लियामेंट का इसमें कोई रूल नहीं है। पार्लियामेंट सिर्फ ये कर सकती है कि कितनी सीट्स होंगी, कितनी बढ़ानी है, कितनी कम करनी है, ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट डिसाइड करती है। लेकिन जजेस को सेलेक्ट करने का जो काम है वो खुद हमारी जुडिशरी ही करती है। उसके अलावा ये जो जुडिशरी है वो यूनिफाइड भी है, यानी सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे सबऑर्डिनेट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो हम कहते हैं। तो एक लेवल से दूसरा लेवल जो है कनेक्टेड है। हाई कोर्ट से ही लोग सेलेक्ट होकर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, है ना। बहुत से लोग हैं जो वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से ही 15 साल प्रैक्टिस उनकी हो जाती है तो उनको हाई कोर्ट भेज दिया जाता है ना। तो सबसे पहली बात ये यूनिफाइड है। इंडिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि इसके मेंबर्स को हटाना बहुत मुश्किल है, उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो पास होना चाहिए पार्लियामेंट से, है ना। इसके अलावा अगर हम देखेंगे और हमारे फीचर्स की, तो हम देखते हैं बहुत सारी इंडिपेंडेंट बॉडीज भी हमको मिलती हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या ऑडिटर जनरल। ये सारे जो लोग हैं वो इंडिपेंडेंट बॉडीज में आते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव का हिस्सा नहीं होते, ये उनसे अलग होते हैं। इनको हटाने का जो प्रोसीजर है वो टफ होता है ना। इनकी अपॉइंटमेंट कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव ही करती है, लेकिन इनको अपने मन से हटाया नहीं जा सकता, उसके लिए एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोसीजर होता है। उसके अलावा और भी हमारे फीचर्स की बात करें तो हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स जैसा कि हमने देखा कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए गए थे। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जो किसी भी ह्यूमन बीइंग के एग्जिस्टेंस के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए, अपनी एबिलिटीज़ के फुल पोटेंशियल को पाने के लिए ज़रूरी होती है। लिबर्टी हो गई, फिर हमारा फ्रीडम हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ गैदरिंग है, फ्रीडम ऑफ कहीं रहना चाहते हैं, लिविंग है, मूवमेंट है। उसके अलावा एक्सप्लॉयटेशन से फ्रीडम है, और सबसे बड़ी बात जो हमारा जुडिशियल रिव्यूज़ की बातें आती हैं, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक। उसके अलावा बात करें तो ये एक डीपीएसपी की जब बात आती है, डीपीएसपी जो है वो लोगों के फुल डेवलपमेंट के लिए, जिसे नोवेल फीचर्स भी कहा जाता था, इसके लिए इस्तेमाल हुई थी। और अगर बात करें तो इसकी कुछ बुराइयां भी लोग बताते हैं ना, जैसे कि सबसे पहला बात कि लॉयर्स पैराडाइस है, यानी इसमें जो रूल्स रेगुलेशंस लिखे गए हैं वो इतने टिपिकल हैं कि नॉर्मल लोगों के समझने लायक ये नहीं है। दूसरा बात कि ये बहुत ही बड़े साइज का है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो एम्बलम हुआ करता था वो क्या था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो एम्बलम था वो था एलिफेंट, यानी जो उसकी मुहर होती है वो एलिफेंट हुआ करती थी।
तो लोग इस बात से भी मजाक उड़ाते हैं कि ये सिंबलाइज करता था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या है, एलिफेंटाइन साइज का है, यानी इतना बड़ा है कि इसको समझना पढ़ना ये बहुत ही मुश्किल है। इसके अलावा एक मजाक भी उड़ाया जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जब कॉपी पेस्ट करके ही बनाना था तो इसमें इतना समय लगा जितना नहीं लगना चाहिए था, इसीलिए इसको कुछ लोग ड्रिफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। उसके अलावा ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये जनरल पब्लिक के द्वारा सेलेक्ट नहीं की गई थी। उस समय में फ्रेंचाइज जो थी वो लिमिटेड होती थी, 10 से 15% लोगों के पास वोटिंग के अधिकार थे। उन्होंने प्रोविंशियल असेंबलीज को सेलेक्ट किया, प्रोविंशियल असेंबली से सेलेक्ट होकर लोग वहां पे गए थे, इसीलिए वो नॉर्मल पीपल या जो कॉमन पीपल होते हैं उनके वोट को नहीं दर्शाते थे। उसके अलावा हम जानते हैं कि बहुत लोग इसको अनगांधीयन भी कहते थे, क्योंकि गांधी के जो रूल्स थे उनको ये फॉलो नहीं करता था, है ना। ओवरऑल ये